नमस्कार, मैं हूँ रिदेश कुमार और आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल साइंस कैफ़े में। आज मैं क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग वो लेकर आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सब्लिमेशन के पहले, दैट मीन्स हम लोगों ने लैटेंट हीट के बारे में पढ़ा था। आज ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर रहेगा बट ये आपका चैप्टर कंप्लीट करेगा। दिस विल बी द लास्ट लॉन्गेस्ट लेक्चर फॉर यू इन क्लास 9। आगे के वीडियोस काफ़ी शॉर्ट रहेंगे। ये आज का जो टॉपिक्स हैं इसमें बेसिकली स्लाइड्स ज़्यादा हैं। मैं एक एक स्लाइड्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये स्लाइड्स इसलिए ज़्यादा हैं ये आपको नोट्स में मदद करें, नोट्स बनाने में, क्योंकि एक ही चीज़ को कई सारे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपको पढ़ने होंगे, आपको सर्च करना होगा और उसके आंसर्स भेजने होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स मेरे पास ऑलरेडी आए हुए हैं और इस जो स्लाइड में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं उन प्रॉब्लम्स को आप पढ़ेंगे, बनाएंगे और मुझे भेजेंगे। और वो लास्ट जो रहेगा इसके बाद वाला वीडियो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड चैप्टर का कंक्लूजन रहेगा। बेसिकली आज के स्लाइड्स में है कि स्लाइड्स ज़्यादा है, आप इसको नोट्स की तरह लिख सकते हैं। सब में मैटर कंटेंट काफ़ी कम है। चलिए आज का शुरू करते हैं। टॉपिक जो है सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन कहता है कि व्हेन ए सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस बाय द एडिशन ऑफ हीट। बेसिकली कहा जाए तो अगर आप मेरी बात को सुने तो सॉलिड से यदि कोई चीज़ डायरेक्ट गैस में चला जाता है तो उसको हम लोग सबलाइम सब्सटेंस कहते हैं। मतलब लिक्विड नहीं आता है। जैसे बर्फ सॉलिड है, उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में आता है और फिर और गर्म करते हैं तब वेपर में बदलता है। तो इसमें देखिए तीनों स्टेट आ रहा है, तो ये सबलाइम नहीं होगा जो आइस है हमारा। बट कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस चले जाते हैं, लिक्विड उनके स्टेज में आता ही नहीं है। दे लीव लिक्विड स्टेज। इसको हम लोग सबलाइम सब्सटेंस कहते हैं। तो सब्सटेंस दैट सब आर सबलाइम है वेरी हाई वेपर प्रेशर। उनका वेपर प्रेशर काफ़ी अच्छे ज़्यादा होता है, मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, और इस कारण से ये जो है आपको डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये नोट्स की तरह है, बस आपको सब्लिमेशन याद रखने हैं और सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो ये टूटने के पीछे इनके कारण क्या होता है? तो टूटने के पीछे इनका कारण होता है कि ये आपको लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिस कारण से ये टूट जाते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ड्राई आइस जिसको हम लोग CO2 कहते हैं, सॉलिड आयोडीन, आयोडीन के जो सॉलिड होते हैं वो डायरेक्ट गैस में होते हैं, मॉथ बॉल्स जिसको अक्सर हम लोग फिनाइल या नेफ्थलीन की गोली कहते हैं, आपके घर में टॉयलेट्स में इस्तेमाल होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसमें भी देखिएगा वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। अब ये आपके बुक में, आपके NCERT में और भी बुक्स में ये एक एक्सपेरिमेंट जैसा दिया हुआ करने के लिए, लैब में कराया भी जाता है, इसलिए मैंने स्लाइड्स को इंक्लूड किया। ये एक ट्राइपॉड है, उसके नीचे एक बुनसन बर्नर है, वायर गैस लगा हुआ है, यहाँ पे एक आपका क्रूसिबल है जिसमें कि आप इन्वर्टेड फनल्स को लगा रहे हैं। जनरली ये ग्लास फनल होते हैं और इसके ऊपर में ना कॉटन प्लग या कोई चीज़ से ढक दिया जाता है, प्लेट से, बर्तन से। जनरली ग्लास कॉटन प्लग का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपको सॉलिड अमोनियम क्लोराइड जो है, अमोनियम क्लोराइड एक साल्ट होता है जो कि आपको यहाँ पर रखा गया है। ये सबलाइम सब्सटेंस होता है जिसको आप हीट करेंगे तो अपने आप जो है ऊपर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ कभी भी लिक्विड स्टेज नहीं देखेंगे। एक्चुअल में जब आप इसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो आप पाएंगे जैसे ही हीट करेंगे पूरा के पूरा ग्लास जो है, जो ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है, टर्न्स मिल्की वाइट, मतलब दूधिया सफ़ेद जैसा हो जाएगा, आपको अंदर कुछ नहीं दिखेगा। एंड व्हेन यू विल क्लोज द बुनसन बर्नर एंड लीव इट टू सेटल फॉर सम टाइम, आपको ग्लास के कोने कोने सरफेस पे छोटे छोटे क्रिस्टल्स जैसे जमे हुए दिखेंगे। वो वही अमोनियम क्लोराइड हैं जो कूल डाउन होने के बाद से वापस सरफेस पे जम गए। तो ये वही नोट्स है जो मैंने आपको बता दिया, तो आप इसको मतलब नोट्स की तरह लिख लें। ये एग्जामिनेशन में, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आता भी है विथ एक्सपेरिमेंट या विथ सेटअप एक्टिविटी, शो दैट सबलाइम सब्सटेंस। तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, ये फिर वही चीज़ है। हम लोग को मेन यही ध्यान देना है, सॉलिड से गैस।
तो सॉलिड से गैस का सब्लिमेशन, गैस कंडेंस कर गया, कंडेंसेशन भी कहा जाता है, एक्चुअल में सब्लिमेशन ही, आप दोनों को याद रखिए, सॉलिड से गैस का भी, गैस से सॉलिड का भी, दोनों को सब्लिमेशन याद रखिए। अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक नाम कंडेंसेशन दिया गया। कंडेंसेशन एक्चुअल में ना लिक्विड से गैस का प्रोसेस है, यहाँ पे भी इस्तेमाल कर दिया गया है, बट सब्लिमेशन इज ए बेटर टर्म। So sublimation है, sublimation is a specialized change of state when a solid substance skip the liquid phase and move directly into the gaseous phase। तो यही जो है skip the liquid phase, वही चीज है, अलग अलग वे में लिखा हुआ है। तो जस्ट ये आपके नोट्स के लिए आपको काम देगा कि सब्लिमेशन में क्या होता है, लिक्विड स्टेज स्किप हो जाता है, मतलब लिक्विड स्टेज में सब्सटेंस जाता ही नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस चला जाता है। दिस अकर बिकॉज द सब्सटेंस अब्सॉर्ब एनर्जी so quickly from the surrounding that melting never occurs। और इसके पीछे का कारण क्या है, तो इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और इस कारण से ये बाहर के एनवायरनमेंट से इतना जल्दी हीट एनर्जी लेते हैं कि ये आपको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ही नहीं हो जाते हैं, कन्वर्ट होने का मौका ही नहीं मिलता है, उस एनर्जी से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स अगेन वही ड्राई आइस है, स्नो एंड आइस कैन बी सब्लाइम इन विंटर मंथ विदाउट मेल्टिंग। तो ये एक सही चीज हो गया, ड्राई आइस का ही एग्जांपल ये स्नो एंड आइस को जो कहा गया है। मॉथ बॉल्स आर सब्लाइम, फेनाइल की गोली, नेफ्थेलिन बॉल्स जिसको कहते हैं। फ्रोजन फूड्स कुछ होते हैं जिसमें कि आपको पाएंगे कि ये आपको सब्लाइम सब्सटेंस में होते हैं। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये थोड़ा सा टेढ़ा चीज है, ध्यान से देखिएगा, आप इस चीज को फाइंड करेंगे और इस पे ही कुछ क्वेश्चंस भी बेसिकली इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन जरूर रहेंगे, आई एम श्योर। ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो नेक्स्ट वीडियो, इसीलिए मैंने इसमें प्रॉब्लम्स दिए हैं और आप नेक्स्ट वीडियो के प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सप्लेनेशन का वेट करेंगे। फिलहाल आप अपने दिमाग से जितना सोच सकते हैं उसे सोचें। So when we apply pressure the molecule get compressed। obvious सा चीज है, जब कहीं पे भी प्रेशर अप्लाई होता है, आप किसी चीज को ही दबा के देखिए तो क्या होता है, वो सिकुड़ के एक जगह इकट्ठा होना शुरू होता है। आप जितनी ताकत से दबाएंगे उतनी ताकत से वो इकट्ठा होना शुरू होगा। At the time if we decrease the temperature it can be solidified or liquefied। अगर उसी समय हम इसके टेम्परेचर को घटा देते हैं तो ये सॉलिडिफाई हो सकता है या लिक्विफाई हो सकता है। गैस पे कर रहे हैं कंप्रेस तो लिक्विफाई हो जाएगा, सॉलिड को लिक्विड को कर रहे हैं तो वो सॉलिडिफाई हो सकता है। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, दो कॉन्ट्रास्टिंग फेनोमेना है। एक्चुअली व्हेन वी कंप्रेस द मॉलिक्यूल, जब हम किसी मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करते हैं, द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, मतलब कहना है कि यदि आप किसी चीज को कंप्रेस किए तो उस एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपको क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, उसके कारण से उसका इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन टेक्स प्लेस, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन होना शुरू हो जाता है। जैसे दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस था, आप उसको सिकुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे और मॉलिक्यूल्स के नजदीक आने के कारण से इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन होना शुरू हो जाएगा, जिस कारण से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़े थे क्या कि अगर वो पार्टिकल्स क्लोज आते हैं तो क्लोज आने के कारण से वो लोग हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, इस कारण से उनमें कोलिजन शुरू हो जाएगा और जब कोलिजन शुरू होगा तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन, और ये जो टेम्परेचर का राइज है ये हमको मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन देता है। कोई भी चीज की गर्मी बढ़ती है तो एक्सपैंड करता है। अब देखिए दो कॉन्ट्रास्टिंग फेनोमेना, वही मैंने लिखा भी है कॉन्ट्रास्टिंग फेनोमेना। ये कॉन्ट्रास्टिंग फेनोमेना मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, तो आप कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ, आप कर रहे हैं कंप्रेस, मॉलिक्यूल्स को नजदीक ला रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर के कारण से मॉलिक्यूल्स दूर जाना शुरू हो गए। तो आपने प्रेशर लगाया था नजदीक लाने के लिए और उसी समय में प्रेशर लगाने के कारण से टेम्परेचर बढ़ने लगा और वो आपको एक्सपैंड करना शुरू हो गया। So at that time if we decrease the temperature, अगर उस समय हम टेम्परेचर को घटाते हैं, we can change the state of substance। अगर हम उस समय टेम्परेचर को खत्म कर दिए, मतलब एक्सटर्नली बाहर से हम उसको ठंडा करना शुरू करते हैं, फ्रिज में रख के, कूलेंट अप्लाई करके, कुछ भी करके,
तो हम उस सब्सटेंस का स्टेट को बदल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन है व्हाट इफ वी डू नॉट रिमूव द टेम्परेचर एट दैट टाइम। अगर उस समय हम टेम्परेचर को रिमूव नहीं किए, मतलब आप कंप्रेस कर रहे हैं एंड आप कंप्रेस लगातार किए जा रहे हैं, तो वहां पे एक तो मॉलिक्यूल्स आपके प्रेशर के कारण नजदीक आ रहा है, फिर उनके आपस में अंदर में नजदीक आने के कारण से कॉलिजन शुरू हो जा रहा है, कॉलिजन शुरू होने के कारण से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपैंड करेंगे। सो मैंने कहा कि अगर उस समय टेम्परेचर को रिमूव ना किया जाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर आप हमें फाइंड करके बताएंगे। अगर नहीं समझ में आया, नहीं फाइंड कर पाते हैं, तो अगले वीडियो के आंसर्स के लिए वेट करेंगे। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये भी सारे क्वेश्चंस आपको अगले स्लाइड, मतलब अगले इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो इनके आंसर्स आपको कुछ भी लिख कर भेजना है, सही गलत वो मैं फाइंड करूँगा एंड इसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो वाई विंडोज ऑफ प्लेन हैव स्मॉल होल्स। जो हमारे प्लेन्स होते हैं एयरक्राफ्ट, उसके विंडोज में छोटे छोटे होल रहते हैं, इतने छोटे कि आप अपने पेन के रिफिल को आर पार नहीं कर पाए, या लगभग उसी साइज के पतले वाले पेन के रिफिल को, लेकिन हर विंडोज पे ये होल्स मौजूद रहते हैं। सो वाई। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई ए सबमरीन कैन नॉट डाइव एट एनी डेप्थ। सबमरीन आपको मालूम है जो नेवी यूज करती हैं वॉरफेयर के लिए, पानी के अंदर चल सकते हैं। तो अक्सर हमें एक कंफ्यूजन रहता है कि सबमरीन है पानी के अंदर, तो पानी के अंदर वो किसी भी जगह जा सकता है, ऐसा नहीं है। उनके एक लिमिट होती है कि इसके नीचे नहीं जा सकते, अगर वो उसके नीचे गए तो फिर वो डूब जाते हैं। क्वेश्चन है व्हाई, वही व्हाई दे कैन नॉट डाइव एट एनी डेप्थ। तीसरा क्वेश्चन है एक डीप सी डाइवर है, डीप सी डाइवर मतलब जो गहरे समुद्र में गोता लगाता है, वो हीलियम सिलेंडर का यूज करता है ऑक्सीजन के साथ। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो जब समुद्र में जाता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का भी सिलेंडर रखता है। क्यों? एंड व्हेन ए पर्सन हु इज इन हाई माउंटेन फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, एक आदमी जो काफी ऊंचे पहाड़ों पे काफी समय से है, उसको सडनली प्लेन पे जाने अलाउ नहीं रहता है या नहीं जाना चाहिए। और वैसे ही जो कोस्टल इलाका में रहता है उसको तुरंत विद इन 24 आवर या 36 आवर के अंदर में हाई माउंटेन पे नहीं जाना चाहिए। मीन्स जैसे हमारे सेना है, मिलिट्री है, ये काफ़ी हाई माउंटेन रीजन, कारगिल हो गया, द्रास हो गया, लद्दाख हो गया, सियाचिन हो गया, नाथुला, ये तवांग, ये सारे जो हैं। सो इन हाई माउंटेन रीजन में जो सोल्जर्स हैं उनको सडनली उस हाई माउंटेन से अपने घर जाना है, अगर उनका घर प्लेन पे है तो अलाउ नहीं रहता है। एंड जो सोल्जर्स प्लेन से जाएं उनको सडनली ऐसा नहीं है कि अगर कोई मद्रास रेजिमेंट मद्रास में स्टेशन या कहीं पे भी मतलब कोस्टल रीजन में है, आप वहाँ कोस्टल रीजन से उसको उठा के सीधे पहाड़ पे भेज दें। उन्हें समय चाहिए होता है एक्लेमेटाइज करने के लिए। वाई? यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस राइट प्रॉपर्ली। आप लोग आंसर्स प्रॉपर्ली ढंग से स्पेस देके नहीं लिखते हैं। दूसरा चीज़, एक पिक भी ढंग से नहीं ले सकते हैं अपने कॉपी के। आप अब 9th में हैं, थोड़े ढंग से सिंसियर वे में लिखिए। कुछ लोग वाकई अच्छा लिखते हैं, लेकिन मैक्सिमम्स जो हैं वो अभी भी सिंसियर नहीं है और बहुत तो पढ़ ही नहीं रहे। एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवोपोरेशन। ये कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक है, अब इसको आप बस पढ़ते जाइए, समझ में आते जाएगा, बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं। द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवोपोरेशन। वह प्रोसेस जिसमें कि एक लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग इवोपोरेशन कहते हैं। जैसे आप पानी गर्म कर रहे हैं तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, दैट इज इवोपोरेशन। Whatever is temperature at which evaporation takes place, the latent heat of vaporization must be supplied whenever a liquid change into vapor. अब यही कह रहा है कि किसी भी टेम्परेचर पे वो इवोपोरेशन हो रहा हो, लेटेंट हीट हमें जरूर देना। लेटेंट हीट आपको मालूम है, जो कि उसको कन्वर्ट कर रहा है वेपर में। इस स्टेटमेंट को नोट्स की तरह आप लिख लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है कि किसी भी टेम्परेचर पे यदि इवोपोरेशन हो, बॉइलिंग की बात नहीं हो रही, इवोपोरेशन और बॉइलिंग में यही होता है अंतर
कि इवोपोरेशन बॉइलिंग अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रहता है, इवोपोरेशन किसी भी उसके टेम्परेचर के बिलो पे हो सकता है। सो इवोपोरेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर है आपका टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है ह्यूमिडिटी, चौथा है विंड स्पीड। चलिए अब इसको अलग अलग देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है। आपको खुद मालूम है कि आप अपने अगर जीन्स धोते हैं तो जीन्स यदि आप गर्मी के दिन में धोकर धूप में डाल रहे हैं छत पे या बाहर, तो हार्डली दोपहर आते आते या शाम होते होते सूख जाता है। वही जीन्स यदि आप ठंडी के दिन में धोकर डाल रहे हैं, तो आप जिस जगह में भी हैं देश के किसी भी कोने में, यदि आप गर्मी के दिन में आपको वो दोपहर तक सूखता है तो ठंडी के दिन में शायद शाम तक ना सूखे। गर्मी के दिन में भी आप देश के ऐसे हिस्से में हैं जहां आपका जींस रात शाम तक सूख रहा है, तो ठंडी के दिन में शायद वो 2 दिन लग जाएगा आपको जींस को सूखने में। तो यही कह रहा है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ने से और डिक्रीज करता है टेम्परेचर के घटने से। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन कम है। इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं कि इवेपोरेशन का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर बढ़ा है तो बढ़ गया, घटा है तो घट गया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को आप ऐसे समझिए कि उसी कपड़े को सुखाने के लिए आपने उसे फैलाया नहीं है, बस इकट्ठा गाड़ के एक जगह रख दिया है क्लस्टर की तरह और उसको छत तार पे डाल दिया है। तो क्या अब जल्दी सूखेगा या फैला देने पे जल्दी सूखेगा? ऑब्वियस है फैला देने पे। सो जो इवोपोरेशन का रेट है वो डिक्रीज कर जाता है यदि हम एरिया को घटा देते हैं। जब हमने फैलाया नहीं है तो एरिया क्या हो गया, कम था, और उसी को फैला दिया आपने तो एरिया आपने बढ़ा दिया। सो अगर एरिया बढ़ा देते हैं तो इवोपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, एरिया घटा देते हैं तो इवोपोरेशन का रेट घट जाता है। अगेन ये क्या चीज का रिलेशन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स एटमॉस्फेयर, वातावरण में नमी की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। मतलब यदि वातावरण में हवा में नमी कम है तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। एंड ठीक उल्टा जब नमी ज़्यादा रहती है तो इवेपोरेशन का रेट घट जाता है। जैसे आप देखते होंगे बरसात में नमी ज़्यादा रहती है हवा में, कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। गर्मी के दिन में नमी कम रहता है, कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ देखिए नमी बढ़ा तो इवेपोरेशन का रेट घटा, वहाँ पे नमी घटा तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ा, उल्टा हो रहा है। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली का ठीक उल्टा। एक बढ़ा तो दूसरा घट रहा है, दूसरा घटा तो पहला बढ़ रहा है। चौथा आता है विंड स्पीड। ये तो आपने कॉमन सा देखा है कि अगर आपको अपने शर्ट पैंट धो दिया है, रात तक नहीं सूखा है, आप उसे पंखे के नीचे डाल देते हैं। सो व्हाट डज दैट फैन डू, इट रिवॉल्व द एयर एट हाई स्पीड। ये हवा को तेजी में घुमा रहा होता है, इस कारण से विंड जो है वो मॉइस्चर को लेकर कैरी अवे हो जाता है और कपड़ा आपका सूख जाता है। तो जहाँ पे तेज हवा है इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, जहाँ पे हवा कम है वहाँ पे इवेपोरेशन का रेट कम होगा। अगेन कैसी का रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये भी आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, इसे भी पढ़ लीजिए नोट्स की तरह। ये एक एग्जाम्पल दिखा रहा है साल्ट के प्रिपरेशन का, कि समंदर में जब हाई टाइड्स आते हैं तो इस तरह से आप देख रहे हैं बड़े बड़े पॉन्ड्स, जिसका कि शैलो पॉन्ड्स होते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत गहरा होंगे, आपके हार्डली जितने दूर तक आपका मोजा पहुंचता है, जैसे ये आदमी कहीं देख रहे हैं, इतना ही दूर तक पानी को स्टोर किया जाता है। मतलब इसमें और इसमें कितने पानी होंगे, तो घुटने के नीचे लगभग इतना ही, और इन पानी को स्टोर करके छोड़ दिया था। देख रहे हैं ना क्यारी जैसा बने हुए हैं। और इनमें क्या होता है, अब सन का तो देखिए उस पानी का क्या हो गया, एरिया बढ़ गया और अब सन इस पे लगातार गिर रहा है। कोस्टल इलाका है तो विंड होगा ही। तीन फैक्टर्स आपको क्या सपोर्ट कर रहे हैं, एयर इवेपोरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इवेपोरेट कर जाएंगे और नीचे क्या बच जाएगा, ये नमक। तो इस पॉन्ड का पानी सूख चुका है, तो इसलिए इस पॉन्ड्स में आपको साल्ट को इकट्ठा कर लिया गया। अब इन नमक को ढोकर ले जाया जाता है, दे आर कैरिड
इन द इंडस्ट्री, जहाँ इन्हें रिफाइन करते हैं, साफ करते हैं, फिर आयोडाइज करके हमारे घर में ये आता है। अर्थ एंड पॉट एंड स्वेटिंग, दो चीज़ आपको इस पे भी क्वेश्चंस आपको थोड़े समझने में दिक्कत हो सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियोज में इसका कंक्लूजन कुछ रहेंगे। मिट्टी का घड़ा में जब उसे पका दिया जाता है तो कुछ छोटे छोटे होल्स रहते हैं, माइन्यूट टाइनी होल्स, जिसको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, बट जब आप मिट्टी के घड़े में पानी डालेंगे ना तो ऑटोमेटिक बाहर का सरफेस भीग जाता है। तो ये जो पानी है ये रिस के बाहर आता है। रेट ऑफ ऊजिंग आउट इज वेरी लेस, जो अंदर से बाहर रिस रहा है उस ऊज आउट का रेट काफ़ी कम है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो पानी आया, थोड़ा सा पानी आया और घड़ा के पूरे सरफेस पे फैल गया, और सरफेस पे वो बाहर का हीट प्लस पानी के अंदर का हीट दोनों का यूटिलाइज करता है, इसको लैटेंट हीट कहते हैं, और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है। एज ए रिजल्ट अंदर का टेम्परेचर एक लिमिट से काफ़ी नीचे चला जाता है और हमें घड़े का पानी ठंडा लगता है। यही काम हमारे शरीर में भी होता है। जैसे आप घड़े का होल्स नहीं देख सकते, आपके शरीर पे पसीना आता है। यू हैव रेड टिल नाउ कि आपके शरीर में, बॉडी में, पोर्स में, मतलब आपके हाथ में, पैर में, हर जगह टाइनी पोर्स रहते हैं। क्या आपको पोर्स दिखते हैं ना कढ़ाई से? नहीं, बट जैसे ही आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे उस पोर्स से स्वेट निकलना, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। सो पसीना को बहुत लोग पोंछ देते हैं, तुरंत इन्फेक्शन है, ये है, वो है, अब बहुत तरह से आजकल एडवर्टाइज करके बताया गया है। एक्चुअल में पसीना जो है वो नेचुरल वे है शरीर को ठंडा करने का। टेम्परेचर राइज किया है तो शरीर ने अंदर से पानी को निकाला, वो पानी आपके बॉडी के हीट को और एनवायरनमेंट के हीट को यूटिलाइज करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट टेम्परेचर कम हो जाता है एंड यू फील कोल्ड। तो पसीना निकलना एक फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना है कि जब भी शरीर को गर्म लगेगा वो शरीर आपको उस पानी को, मतलब वो जो पसीना है उसको सुखाने का काम करता है, या ये कहिए कि वो जो पानी निकल कर आ रहा है वो पानी यूटिलाइज किया आपके बॉडी के हीट को और आपके इन्वायरमेंट के हीट को। एज ए रिजल्ट हमारा बॉडी कूल डाउन हो जा रहा है। तो यही लिखा हुआ है, जो मैंने नोट्स में लिखा है उसको एक्सप्लेन कर दिया। आप इसे लिख सकते हैं और मेरी वॉइस को सुन के समझ सकते हैं। When sweating takes place, water comes out from the skin surface. वही जब मतलब पसीना आता है तो हमारे स्किन सरफेस से आपको वाटर निकलते हैं, पानी निकलते हैं, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी का टेम्परेचर फ्रॉम द नियर बाय सराउंडिंग एंड इवेपोरेटर है। वो नियर बाय सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं टेम्परेचर और इवेपोरेट हो जाते हैं। इस कारण से हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये वही चीज़ है, एक मिट्टी का घड़ा दिखाया गया है और एक बर्तन मेटल का है। मेटल्स में कोई पोर नहीं है, तो इसलिए मेटल्स जो हैं वो ठंडे नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इनसे वाटर का ऊज आउट नहीं होता है। ग्लास में भी कोई ऊज आउट नहीं हो पाता है। बट ये मिट्टी का जो बर्तन है इनके सरफेस में टाइनी होल्स होते हैं, बिल्कुल हमारे शरीर की तरह, जिससे ये अंदर का पानी बाहर आता है थोड़े थोड़े मात्रा में, और वो बाहर के सराउंडिंग का हीट लेकर इवेपोरेट कर जाता है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका, जिसके बारे में बहुत डिटेल आपको नहीं पढ़नी, बस नाम जान लेना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। देयर आर टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, दो मोर स्टेट्स हैं, एक है प्लाज्मा एंड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, एंड चौथा है, पांचवा है आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो साइंटिस्ट जो हैं ये दो मोर स्टेट्स को बिलीव करते हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो प्लाज्मा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है भी, तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टिल रिसर्च का ही एक मैटर है। इसके बारे में 9th में ना पढ़ाया जाता है और ना ही मैक्सिमम, मुझे भी नहीं मालूम है, मैक्सिमम लोगों को इनके बारे में डिटेल्ड नहीं मालूम है। आप नेट पे खोजेंगे तो कुछ ऐसे डिटेल्स निकल कर आएंगे जो आपके समझ में नहीं आने जा रहे हैं इस स्टैंडर्ड पे। सो प्लाज्मा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ा बहुत आप जानते हैं। अब इसे आप प्लाज्मा को प्लाज्मा टीवी से या बायो के प्लाज्मा सेल से कंफ्यूज मत हो जाइए। प्लाज्मा क्या है
कि the highly ionized gas when equal number of positive and negative charge in which the particle exists in super energetic and super excited state is called as plasma. ये प्लाज्मा का डेफिनेशन दिया। एक आयोनाइज्ड गैस है, ऐसा गैस जो आयंस में कन्वर्ट हुए हैं। आयंस में मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, बट ओवरऑल उनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल, ओवरऑल उनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल्स हैं, आयंस बने हुए हैं। सिंपल आप ये समझिए ना, आयंस बने हुए हैं, चार्ज गेन किए हुए हैं, और ये काफी ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी लेकर वहां पे मौजूद है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। दैट इज नोन एज प्लाज्मा। सो प्लाज्मा जनरली वैसे जगह पे एग्जिस्ट करेगा जहाँ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि गैस को आयोनाइज कर सकता है, जैसे सन के सरफेस पे हो सकता है। प्लाज्मा इज प्रोड्यूस्ड इन द सन एंड इन द स्टार ड्यू टू हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा सन के सरफेस पे और स्टार पे होता है बहुत हाई टेम्परेचर के कारण। CFL ट्यूब्स ग्लो बिकॉज ऑफ प्लाज्मा स्टेट। जैसे हमारा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है, CFL बल्ब्स जो LED बल्ब के पहले होते थे ऐसे वाले, इनमें भी आपको फ्लोरोसेंट गैस रहते हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण से सुपर एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, जिस कारण से ये ग्लो करना शुरू करते हैं। तो ये आपका हो गया प्लाज्मा। The Bose-Einstein condensate is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of normal air, to super low temperature. अब Bose-Einstein condensate जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसके बारे में है, तो बस इतनी ही जानकारी आपको याद रखनी है। BEC फुल फॉर्म, एंड देन ये क्या है कि ये जो है फॉर्म करता है जब हम किसी भी गैस को बहुत ही लो डेंसिटी पे ठंडा करते हैं, मतलब उसकी डेंसिटी को एकदम कम करके ठंडा करते रहते हैं। वो डेंसिटी कितना था? अबाउट 100,000, 1/100,000, मतलब एक के ऊपर 1 2 3 4 5, इतनी कम डेंसिटी कर देते हैं। एक के ऊपर 5 जीरो बैठा दीजिए, उतनी कम डेंसिटी को कर देने के बाद से जो हमको स्टेट निकल कर आएगा, दैट विल बी नोन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सो प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा इज ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ये फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस का मिक्सचर है। इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। Plasma occurs naturally in stars. The sun and the star glow because of the presence of plasma in them. सन एंड स्टार के पास अपनी एनर्जी रहती है और प्लाज्मा जो है उस कारण से वो ग्लो करते हैं, चमकते हैं। प्लाज्मा कैन ऑल्सो बी मेड ऑन द अर्थ बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेज एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन ए ग्लास ट्यूब। प्लाज्मा को हम लोग धरती पे भी बना सकते हैं कि एक ग्लास ट्यूब में गैस को ले लीजिए जिसका प्रेशर काफ़ी कम हो, और उसमें जब हम करंट पास कराते हैं जो हमारे CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में होता है। प्लाज्मा मेक फ्लोरोसेंट ट्यूब ग्लो, यही दे रहा है। CFLs जो होते हैं वो हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब को ग्लो करने में मदद करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसे लिख कर भेजें। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं तो वो प्रॉब्लम आप बनाएं और इस पर जल्द से जल्द भेजें ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में अपलोड करके इस चैप्टर को कंक्लूड करूं। सो बेसिकली पढ़ाने वाले टॉपिक मेरे सारे कंप्लीट हो गई है। इसके बाद भी यदि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप उसे इंक्लूड कीजिए। बस ऐसे वो टॉपिक इसी चैप्टर का होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग हैं कि अब कहीं का कहीं कोई भी टॉपिक उठाकर पूछ रहे हैं। सो पहले अपने चैप्टर्स पे फोकस होइए एंड देन हम लोग आगे देखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर यू, थैंक यू। और मैं आपके आंसर्स का वेट जरूर करूँगा एंड गिव मी ए फीडबैक कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मुझे जानने के लिए कि आप ये समझ में आ रहा है नहीं। आप कुछ इम्प्रूवमेंट भी अगर चाहते हैं इन वीडियोस में तो वो भी बोलें ताकि मैं उसे इंक्लूड कर सकूं, बिकॉज ये वन साइडेड स्टडी है, तो विदाउट इम्प्रूवमेंट नथिंग इज पॉसिबल एंड नथिंग इज परफेक्ट। सो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है जो आप लोग बोल नहीं रहे हैं या फिर बस अपने तक रखें। तो जब तक आप अपने तक रखेंगे आप यही चीज़ पाएंगे। इफ़ यू विल हेल्प मी टू इम्प्रूव, आई विल इम्प्रूव द वीडियोज़। अगले कुछ वीडियोज़ अब फिजिक्स के रहेंगे आपको चैप्टर 1 के, वो इन तरह से नहीं होंगे, वो कुछ डिफरेंट वे में रहेंगे। दैट विल नॉट बी ऑन द प्रॉपर स्लाइड।
सो फिलहाल प्रॉब्लम सॉल्विंग का वेट कीजिए और उसके बाद से फिजिक्स का। थैंक यू टिल देन।